नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में कुत्तों का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। इसी कड़ी में एक वीडियो रतलाम से भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्ची सड़क से जा रही है, उस पर कुत्तों का झुंड टूट पड़ता है। वो तो गनीमत रही कि राहगीर मौके पर आ गए, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले हाल ही में हजारों इस तरह के मामले सामने आए हैं और जिस तरह की लापरवाही है उसे देखकर कुछ राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब आपको टीवी स्क्रीन पर हम 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। इसे देखिए और समझिए कि आखिर नगर निगम इस पर क्या सोच रहा है, उनकी क्या योजनाएं हैं। तो 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां आवारा कुत्ते कहीं बच्चों पर, कहीं महिलाओं पर, कहीं बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं। और इसी मध्य प्रदेश में कई बच्चों की कुत्तों के हमले की वजह से मौत भी हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ अनिल मिश्रा जी, पूर्व विधि अधिकारी हैं नगर निगम जबलपुर में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और मेरे सहयोगी साजिद खान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन साजिद, इसी मध्य प्रदेश में कई मासूम इन कुत्तों की भेंट चढ़ गए। इन आवारा कुत्तों ने बच्चों को मार डाला और आज रतलाम से भी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भी बहुत हैरान करती हैं। जी बिल्कुल आसिफ, हैरान करने वाली बात बिल्कुल है। और जो तरह से वीडियो जो सामने आया है, आप उसमें देख सकते हैं कि लड़की ने जो है किस तरीके से खुद को बचाने का जो प्रयास किया है, वह तो खैर सराहनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आसिफ की 15 वर्षीय बालिका थी और करीबन उसको 3 से 4 जगह पर डॉग्स बाइट्स हुए हैं कल। वो तो गनीमत रही कि जो 2 युवक सामने से आ रहे थे, तो उनकी वजह से जो है वो कुत्ते जो है वो भाग गए, वरना जो है मामला जो है और गंभीर हो सकता था और बालिका को ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। फिलहाल बच्ची ठीक है अभी? जी आसिफ, अभी ठीक है और उसको जो है इंजेक्शन वगैरह देने के बाद जो है वो घर पे है अभी। मैं आपके पास आता हूं साजिद। अनिल जी, आप जब पोस्ट पर रहे होंगे तो कई दफा ये चीजें आपके सामने भी आई होंगी, कई दफा लोगों की मांग भी आपसे उठी होगी। तो उस वक्त बेस्ट पॉसिबल क्या था? आप कैसे इन चीजों से निपटते थे, इस समस्या से? देखिए, बेस्ट पॉसिबल इसमें यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है उसकी सेक्शन 355 है, जिसमें ये प्रोविजन है कि ऐसे आवारा पशु जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक हैं, या उनसे कोई ऐसा संदेह है अपन को कि वो जान माल का नुकसान कर सकते हैं, तो कमिश्नर को ये 355 में पावर है कि वो ऐसे एनिमल्स को पकड़ के या तो उनको शेल्टर होम में शिफ्ट करें या शहर के बाहर छोड़ें। लेकिन उनको ये एक्ट में ऐसा कहीं प्रोविजन भी है कि कोई भी आवारा कुत्ता जो है शहर में घूम रहा है, किसी को नुकसान कर सकता है, और अगर डाउट है कि उसको रेबिस है, तो ऐसे कुत्तों को पकड़ के शहर के बाहर छोड़ने का या उनको शेल्टर होम में रखने का प्रोविजन है। लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है कि ऐसे डॉग्स जो अनक्लेम्ड रहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का डॉग है, कोई उसका ओनर है, तो वो उसमें गले में पट्टे बांध के उनको घुमाते हैं, छुड़ाते हैं। कॉर्पोरेशन एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि अगर ऐसे आवारा कुत्ते हैं या किसी का डॉग है और वो उसको आवारा छोड़ता है, तो उसके खिलाफ में मजिस्ट्रेट जो होते हैं, नगर निगम के मजिस्ट्रेट, उनके सामने चालान पेश किया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नहीं, ये तो अनिल सर बात हो गई उनकी जो अनक्लेम्ड डॉग्स हैं या जिनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब हम स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो इन पर लगाम कैसे लगाई जाए, वो भी तब जब आप कोई कार्रवाई करने जाते हैं। तो फिर एक एनिमल एक्टिविस्ट ग्रुप भी है, कई सारे, जो उनके अधिकारों की बात करते हुए सामने आ जाते हैं, तो वो टकराव की स्थिति बनती है फिर निगम में, और अमूमन हमने देखा है एनिमल एक्टिविस्ट में। जी, ऐसा हुआ है। जब मैं था तो कई बार ऐसी स्थिति आई कि ऐसे एनिमल्स को पकड़ने हम लोग ने, नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो जाता है ऐसे एनिमल्स को कैच करके और शेल्टर होम में भेजने के लिए, तो कई बार विरोध की स्थिति बन जाती है। तो उसमें सामान्यतः यह है कि हम ऐसे किसी भी डॉग को उसको मारते नहीं है, मतलब उसको मारने का हमको प्रोविजन नहीं है एक्ट में, और ना ही ऐसी कोई प्रावधान है। लेकिन उनको पकड़ के कैच करके शेल्टर होम में छोड़ दिया जाता है,
और वहां अगर 7 दिन तक उसको कोई क्लेम नहीं करता तो उसके साथ उसका निराकरण किया जा सकता है। मैं आता हूं सर, अनिल सर आपके पास, क्योंकि आज भी इस डिबेट में हम देखेंगे हमारे साथ प्रमांशु शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं। प्रमांशु जी, स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। प्रमांशु जी, ये वीडियो आपने देखा जिसमें रतलाम में एक राह चलती बच्ची जिसने किसी से कोई आवारा स्ट्रीट डॉग्स थे उनके साथ उसने कोई छेड़खानी नहीं की, बच्ची ने उन्हें परेशान नहीं किया, वो बस जा रही थी और 2 से 3 कुत्ते आए और उस पर अटैक किया। उसके बाद बच्ची को कई जगह उन्होंने काट खाया। ये वीडियो देखा है आपने? जी देखा मैंने। ये देखा है कि नहीं देखा है? मैं सुन नहीं पाया। नहीं देखा है मैंने ये वीडियो। अच्छा, तो इस वीडियो को जो आपने देखा है तो आप इस पे क्या कहेंगे प्रमांशु जी? एक्चुअली ये डॉग बाइट के जो मेन केस इस टाइप का होता है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है खाने की कमी, और दूसरा प्रॉपर नसबंदी ना होना। अगर नसबंदी होती है तो वहां रेबीज वैक्सीन लगाया जा सकता है, और नसबंदी के बाद अटैक जो करने की स्थिति होती है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति सभी जगह बन रही है क्योंकि वहां रेबीज वैक्सीन हो नहीं पाता। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब कोई नगर निगम का अमला इस पे कार्रवाई करने आता है तो कोई ना कोई उन्हें रोकने खड़ा हो जाता है। जब कभी किसी बच्चे के साथ इस तरीके का हमला होता है तब कोई उसे बचाने के लिए या उसके पक्ष में बोलने क्यों नहीं आता। सरकार को इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करना चाहिए जिससे इन डॉग्स को जो समाज में घातक स्थिति में बन रहे हैं उनको किसी शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा सके। ठीक, प्रमांशु जी, वैसे मुझे लगा था कि शायद आप इस तरह की कार्रवाई का विरोध करेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने इस तरह की कार्रवाई का समर्थन किया और आपने कहा कि उनको शेल्टर होम में डालिए। क्या है, इस तरीके के डॉग्स जो हैं, हाँ। जो इतने हिंसक हो रहे हैं, इसमें अपन समाज में इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि इंसान पे अगर कोई जानवर हमलावर हो रहा है तो उसके लिए अपने को सुरक्षा की दृष्टि से कोई ना कोई कड़े कानून बनाना चाहिए। अगर कोई जानवर आक्रामक हो जाता है तो उसे भी ट्रैकुलाइज करके वन विहार में लाके अलग के बाड़े में छोड़ दिया जाता है, ना कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है ये सोच के कि चलो वो जी लेगा, या शहर के बाहर छोड़ दिया जाए या कहीं और छोड़ दिया जाए। कुत्तों को किसी भी हालत में शहर के बाहर या कहीं भी शिफ्ट नहीं करा जा सकता क्योंकि वो गांव और दूसरे एरियो में जाके आतंक फैलाएंगे ही। इसलिए उनको प्रॉपर एक शेल्टर होम होना चाहिए जहां शिफ्ट किया जा सके। नहीं प्रमांशु जी, देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसे को तैसा, या वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कर्मा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कुत्तों को खाने को नहीं मिल रहा है, स्ट्रीट डॉग्स को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंसान के बच्चों को खाते फिरेंगे। इंसान जानवरों को खाता है, मानता हूं, लेकिन ये वो कर्मा वाली स्थिति नहीं है ना कि फिर वो कुत्ते भी पलटवार करेंगे। यदि उन्हें खाने को नहीं मिल रहा तो उनकी व्यवस्था कीजिए खाने की, और अगर वो इस तरह से बच्चों को खाने को दौड़ पड़े, कई बच्चों की मौत हो गई है, तो फिर तो हमें कुछ हार्ड और स्ट्रिक्ट सोचना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। भोपाल में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, जैसे रतलाम में घटी है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति अगर होती रही तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है कि इतनी, पहली बात तो इतनी बड़ी संख्या में डॉग्स आजकल झुंड में रहते हैं और वो छोटे सॉफ्ट टारगेट जो बच्चे होते हैं उनको हमला करते हैं, और उसके बाद भी उनपे कोई नियंत्रण ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन निगम और प्रशासन है, जो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं से करने में असफल हो रहा है। प्रमांशु जी, अनिल जी हैं मेरे साथ, पूर्व विधि अधिकारी हैं, और चूंकि वो संविधान कानून के जानकार हैं, मुझे नहीं पता कि उनसे ये पूछना कितना मुफीद रहेगा कि नसबंदी के बाद क्या स्ट्रीट डॉग्स की एग्रेसिवनेस में कोई कमी आती है कि नहीं आती। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हम तो यही जानते थे कि नसबंदी से स्ट्रीट डॉग्स की आगे हम संख्या कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्ट्रीट डॉग्स की क्या एग्रेसिवनेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? प्रमांशु जी, आपसे सवाल है। सर, ये चीज बहुत जगह तक देखी गई है कि नसबंदी के बाद बहुत सारे एरियो में डॉग्स बिल्कुल काम हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं, और वो अटैक करना कम से कम 80% कम हो जाता है। ठीक, तो फिर अनिल जी, ये दिक्कत कहां है? तो फिर ये जो इनकी नसबंदी की जो कार्रवाई है वो इतनी स्लो क्यों है?
हमने ये मुद्दा तब भी उठाया था जब भोपाल में भी केसेस सामने आए थे कि रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। जबलपुर में सर ये स्थिति है कि हमारे यहाँ नगर निगम ने व्यवस्था कर रखी है स्टेरिलाइजेशन की, इनका बधियाकरण के लिए, लेकिन उसके लिए वेटनरी डॉक्टर रहते हैं और वेटनरी डॉक्टर उनका ऑपरेशन करके उनका बधियाकरण करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि डॉग्स को जब पकड़ने जाते हैं तो वो वहां के जो लोग हैं रेसिडेंट, उन्हीं लोग एजिटेट करने लगते हैं और उस कारण से डॉग्स को उतनी संख्या में एलिमिनेट नहीं किया जा सका है जितना कि आज की डेट में उनकी संख्या बढ़ गई है। तो कानून तो है, इसका कानून है और सेक्शन 355 में प्रोविजन भी है कि कमिश्नर ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो मतलब शहर की जनता के लिए उचित हो। तो बधियाकरण तो एक है, लेकिन मैं नहीं ये बता सकता कि उससे एग्रेसिवनेस उससे कितनी कम होती है। मैं समझ सकता हूँ सर। वेटनरी डॉक्टर, हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल या कोई डॉग हमने पकड़ा और अगर हमको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर उसको कोई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर रिसर्च करना है, तो जबलपुर में मेडिकल कॉलेज वेटनरी हॉस्पिटल है, उनको भी हम देते हैं इस बात के लिए कि बधियाकरण से उनका एग्रेसिवनेस कम हुई है नहीं हुई है। तो वेटनरी कॉलेज को भी हम लोग ऐसे स्ट्रीट डॉग को पकड़ के देते हैं। ठीक है अनिल सर, आपने कानून की पढ़ाई करी है, जाहिर बात है वेटनरी की पढ़ाई नहीं करी है, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये मुफीद नहीं है आपसे पूछना कि बधियाकरण से उनकी एग्रेसिवनेस में कमी आती है कि नहीं आती है। साजिद मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल है, कल ग्वालियर से एक तस्वीर आई थी जिसमें 2 युवक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और बाइक पर उस दौरान एक आवारा सांड ने उन्हें टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी हादसे में, बाद में बवाल भी हुआ था। उससे मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं कि कुत्तों के बधियाकरण या उनकी जनसंख्या पर लगाम या उन पर कार्रवाई की हम कितनी उम्मीद रखें जब आवारा गाय सांड हम सड़कों पर देखते हैं, वो गौ माता जिनके नाम पर सियासत जमकर होती है, जब उन्हें नहीं किसी मुफीद जगह या सही जगह पहुंचाया जा रहा, तो इन कुत्तों का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। साजिद जी बिल्कुल सही है आसिफ की, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं। आप ग्वालियर की बात बता रहे थे, इससे पहले जो है अभी पिछले वर्ष जो है एक बुजुर्ग की जो है वो गाय ने उसको टक्कर मार दी जिससे उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। और जहां तक बात जो है बंधियाकरण की हो रही है, तो ये सब आसिफ जितना हम देख रहे हैं तो जो है वो कागजी कार्रवाई है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसके लिए, बाहर की जो है दूसरी शहरों की कंपनी जो है वो टेंडर भरती है। रतलाम में भी ऐसा एक बड़ा टेंडर है। पिछले वर्ष की अगर बात करूं तो तकरीबन आंकड़ों के मुताबिक 5000 जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनका बंधियाकरण कराया गया और वैक्सीन, उनको जो है एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन उनका जब हम उनके पास पहुंचे थे शेल्टर पे, जब हम वहां गए, वहां जहां कुत्ते रखे हुए थे, जहां बंधियाकरण हो रहा था, तो वहां कोई इतनी खास व्यवस्था जो है आसिफ देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलती है। हमारे जाने की सूचना उनको पहले से मिल गई थी, क्योंकि जब हम नगर निगम में अधिकारी से सवाल कर रहे थे तो उनके कुछ लोग वहीं मौजूद थे और जब हम वहां गए तो वहां 4-5 कुत्ते जो है ऑलरेडी उन्होंने बंद कर रखे थे। लेकिन जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि भाई इन कुत्तों को अब क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि जहां से कंप्लेंट आती है कि यहाँ हमारा कुत्ते हैं या कुत्ते ने काट लिया है, तो हम लोग वहां जाते हैं और जाकर वहां से कुत्ते को पकड़ के लाते हैं या बंधियाकरण करते हैं, एंटी रेबीज का इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद वापस उसे उसी मोहल्ले में छोड़ के आ जाते हैं। मतलब कि आसिफ आप समझ सकते हैं कि पहले तो तूने काट लिया, अब वापस जब वहीं छोड़ दिया है थोड़ी देर बाद तो फिर अब किसी और को काट लेना। मतलब ये बहुत गंभीर विषय है आसिफ, की वापस उस कुत्ते को वहीं छोड़ देना ये कोई बात नहीं होती है। और जब अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं तो जवाब जो है वो दे नहीं पाते हैं, गोलमोल जवाब जो है तैयार रहते हैं। अगर मैं आसिफ रतलाम की बात करूं तो जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ अकेले रतलाम शहर में 20,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, जो कि हर रोज तकरीबन 20 से 25 लोगों को काटते हैं। और अगर साल भर का मैं आंकड़ा बताऊं, तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट लेते हैं। ये ग्वालियर के बाद जो है दूसरे नंबर पर रतलाम आता है डॉग बाइट्स के मामले में। आसिफ नहीं, मैं ये सोच रहा था साजिद कि भगवान का शुक्र है कि इन स्ट्रीट डॉग्स के दांतों में कोई ऐसा वेनम नहीं होता है, ऐसा कोई जहर नहीं होता है, वरना तो इंसानी सभ्यता को ही खत्म कर देते हैं ये, जिस रफ्तार से ये काट रहे हैं। साजिद मेरा आपसे एक सवाल है कि ठीक है, ये जो डॉग बाइट्स के केसेस सामने आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं वो अपनी तरफ हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन अगर वो पुरानी कहावत है ना कि जब आग लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है,
तो जब कुत्ते ने काट लिया उसके बाद उसे रेबीज एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया जाए, उसका बाद में बधियाकरण किया जाए, या हम आग लगने से पहले तैयारी करके रखें कि आग लगेगी तो पानी तैयार है? जी बिल्कुल आसिफ, ये काम देखिए पहले सबसे पहले करना चाहिए नगर निगम को करना चाहिए, नगर निगम विभाग है उनको करना चाहिए, जिस कंपनी को टेंडर दिया है उनको करना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ भी जो है इस मामले पे होता नहीं है आसिफ। सब कुछ कागजों पे नजर आता है, बड़े बड़े बिल नजर आते हैं कि हर महीने या इतने महीनों में हमने 16 लाख का बिल दिया है, हमने 18 लाख का बिल दे दिया है। जो कंपनी है जो कुत्तों का बंदियाकरण कर रही है, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। और जब उनसे बात करते हैं तो बताते हैं कि हम जो है कुत्ते के कान में जो है छोटा सा एक सुराग कर देते हैं, काट देते हैं कि जब वो किसी को काटे तो उसको पता रहेगा कि अरे इस कुत्ते की तो जो है वैक्सीन हो, जिसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ है या इसका बंदियाकरण करा हुआ है। यह सिर्फ कतई मजाकिया बात है कि जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं कि जब आपको कुत्ता काटे तो आप सबसे पहले मतलब उसका कान आप देखेंगे कि अच्छा इसको इंजेक्शन लगा हुआ है और ये आपको काट सकता है। बड़ा हास्यास्पद सा है ये कोई निराकरण नहीं होते हैं। कुत्ता काटे और बाद में मैं उसके पीछे भागू कि भाई अपना कान दिखाओ, और जब कान में लगा वो टैग देखूं तब जाके मुझे राहत मिले। बड़ा हास्यास्पद सा है। मैं अपने घाव देखूंगा कि कुत्तों के कान देखता फिरूंगा उस वक्त। ये बड़ी समस्या है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। प्रमांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्रमांशु जी। जब साजिद बता रहे हैं कि इतना बड़ा आंकड़ा है, इतने लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, तो सियासी दलों के मैनिफेस्टो में, उनके वादों दावों में ये समस्या अभी तक आई क्यों नहीं है? क्यों नहीं सियासत को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे एक बहुत बड़ा एक जनसमूह जूझ रहा है? सर, ये इसमें सबसे बड़ी कमी इसलिए होती है कि कागजी तौर पे जो नसबंदी होती है वो आंकड़े सरकार के पास जाते हैं। असलियत में कितनी होती है ये किसी को नहीं पता। और कागजी तौर पे जैसे अभी साजिद जी ने कहा कि कान में टैग लगा दिया जाता है और ये कर दिया जाता है, ये सब एक कितने टाइम के लिए? एक रेबीज का वैक्सीन 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उस कुत्ते को क्या वापस वैक्सीन लगेगा? और सिर्फ कागज में उस चीज की पूर्ति कर दी गई कि आज हमने रतलाम शहर में 200 कुत्तों की नसबंदी करी, पर असलियत में किसने मॉनिटर किया उस चीज को? अगर इसी रफ्तार से नसबंदी हो रही है, सब कुछ इसी रफ्तार से हो रहा है, तो फिर संख्या कैसे बढ़ रही है? संख्या जब ज्यादा बढ़ रही है तो हमले भी ज्यादा हो रहे हैं। मगर इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि कागजी तौर पे जो कागज वहां पहुंचाए जाते हैं प्रभांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं लौटता हूं आपके पास। अनिल सर, आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत वाजिब सवाल मेरे सहयोगी साजिद ने और प्रभांशु जी ने उठाया है कि अगर इस रफ्तार से अगर कुत्तों की नसबंदी हो रही है तो ये कौन है जो दुनिया भर से कुत्ते बटोर बटोर के एमपी में आके पटक रहा है और हमको काट रहे हैं? सर, इसका मेन कारण जो है, जो कानूनी व्यवस्था है वो तो है अपनी जगह, लेकिन इसके लिए जनता की जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि अगर ऐसा कोई डेंजरस एनिमल है तो उसको पकड़ के उसको शेल्टर होम में छोड़ने या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना उसके लिए करने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता वहां पर आमतौर पर सोशल एक्टिविस्ट आ जाते हैं, जो एनिमल्स के लिए आ जाते हैं, वो पेटा वाले आ जाते हैं। मैं गार्डन ऑफिसर भी रहा हूँ नगर निगम में। हमारे यहाँ जो हमने देखा है कि हमारे यहाँ एक पॉन्ड था, उसमें कुछ डक्स वगैरह पली हुई थी। नगर निगम उनकी देखभाल करता था। एक्टिविस्ट आ गए, वो सब उठा के ले गए उनको और ले जाके उनने डुमना नेचर पार्क में जो हमारा पॉन्ड है उसमें छोड़ दिया। उसके बाद न्यूसेंस होने लगा, गंदगी होने लगी। तो क्या है कि जनता की जागरूकता इसमें आवश्यकता है कि वो सहयोग करे इस चीज में कि इनका बधियाकरण कराएं। अब एक्ट में तो नहीं है, लेकिन ये बात भाई साहब ने सही बताई है कि बधियाकरण करने के बाद जहां से हम पकड़ के ले जाते हैं उसको आके वहीं छोड़ना पड़ता है, तो वो समस्या यथावत बनी रहती है। नहीं तो सर, उसमें ये भी टेक्निकल चीज पता लगी। इन्हीं चीजों को हम जान रहे हैं। जैसे साजिद ने भी बताया, आपने भी बताया कि उस एक्ट में एक बार बधियाकरण हो गया तो उसे आकर वहीं छोड़ना पड़ता है जहां से आपने उसे उठाया था। और प्रभांशु जी ने बताया कि वो 1 साल के लिए होता है, जो वो एंटी रेबीज वाला इंजेक्शन होता है। तो 1 साल बाद तो फिर उसकी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी, फिर से वो फिर से उतना ही खूंखार होगा और शायद इस बार वो और गुस्से में काटेगा। हाँ, आपका कहना सही है बिल्कुल। ये बात की ये एग्रेसिवनेस उनकी मेरी
नहीं होती है, और 1 साल के बाद उसका जैसे अपन कान काट देते हैं उसका, उसको बताने के लिए कि भाई ये इसका एंटी रेबिस हो गया है, इनका बधियाकरण हो गया है, तो इसका रिन्यूअल जरूर होना चाहिए 1 साल के बाद। तो सर इसमें एक सवाल और भी है मेरा अनिल जी, पता नहीं कुछ जी लोग इसे सुन के हंस भी सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि एक बार रेबीज लगा, कान में एक पंचर कर दिया, अगले जी साल जी फिर उसको रेबीज लगेगा, एक पंचर कर देंगे। सर जी 12-13 जी साल की जिंदगी होती है एक कुत्ते की, जहां तक मैं जानता हूं। 12 साल की होती है हाँ सर। हाँ, तो वो तो बिना कान के कुत्ते घूमेंगे। और दूसरी बात कि अगर मुझे 1 साल 1 महीने बाद एक कुत्ते ने काट लिया और उसे कान में पंचर था, तो मैं रेबीज लगवाने जाऊंगा या मैं उसके कान का छेद देख के रुक जाऊंगा कि नहीं नहीं इसको तो रेबीज लगा हुआ है? देखिए, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इन ऐसी डॉग्स का एलिमिनेशन ही लास्ट और फाइनल डिसीजन है। एलिमिनेट करना पड़ेगा सर, कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर अगर इस तरीके से इनको इस प्रकार से शेल्टर देते रहे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, तो ये समस्या सर हमेशा बनी रहेगी। तो ये तो एलिमिनेट आप एलिमिनेट किस स्तर पर करने बात के कर लिए रहे हैं बहुत सर? जरूरी आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं सर? नहीं, आइसोलेट और न्यूट्रलाइज दोनों होना चाहिए सर इसमें। हम्म। क्योंकि क्या है कि आपने पकड़ा कुत्ता, उसके बाद उसको ले गए, उसका उसका बधियाकरण कर दिया, उसको एंटी रेबिस लगा दिया और लाके उसको वहीं छोड़ दिया, हम्म। तो वो समस्या तो यथावत बनी हुई है। अब कारपोरेशन के पास ऐसी कोई एजेंसी भी नहीं है जो उनको मॉनिटर करे कि भैया 1 साल के बाद उसको फिर से इंजेक्शन लगाना है। अब उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा उस डॉग का कि उसी को एंटी एंटी रेबिस लगाना जिसको 1 साल पहले लगाया गया था? ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, इसको समझना चाहिए जनता को। और ऐसे लोगों को जो ऐसी एक्टिविटी जो नगर निगम द्वारा जो ऐसी कार्रवाई की जाती है तो उसमें जो विरोध करने लगते हैं, उनको इस प्रैक्टिकल चीज को भी समझना चाहिए कि जो डॉग्स हैं आदमी की जान के लिए खतरा बन गए हैं। हम्म। तो जान से बड़ी आदमी की, मेरी ओपिनियन में आदमी की और बच्चों की जान से बड़ी डॉग की जान नहीं होना चाहिए। मेरी ओपिनियन है ये पर्सनल। मैं बहुत बहुत कई लोग सख्त टिप्पणी डिसएग्री है भी सर करेंगे आपकी, इससे। लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ा बड़ा एक आबादी का हिस्सा आपकी बात से सहमत हो और शायद कुछ लोग आपकी बात से सहमत ना भी हो, वो एक डिबेट का अलग हो इशू है। सकता नहीं हो सकता, लेकिन सर हाँ, आदमी की जान सबसे नहीं बड़ी मैं है, ये आपकी तो भावनाएं बिल्कुल समझ सकता हूं। मैं साजिद आपके पास आ रहा हूं, मुझे प्रमांशु जी के पास भी जाना है। साजिद देखिए, बधियाकरण या रेबीज के बाद जाहिर बात है कि कुत्तों के पास कोई आई कार्ड तो इशू होगा नहीं उनको, जिसे वो अपने गले में डाल के घूमेंगे, वो हम अपने रिस्क पे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन कुत्तों को वहीं छोड़ देना बधियाकरण के बाद या एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने के बाद, तो वो इलाका तो उनका पहले ही परिचित है। कम से कम एक नया कुत्ता नई जगह होगा, 2-3 महीने का टाइम लेगा, देखेगा कौन सा नुक्कड़ बढ़िया है, कहां अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कहां काटने का बढ़िया साधन मिलेगा। अगर वही कुत्ता वहां छोड़ देंगे तो जाहिर बात है कि उसने इंजेक्शन भी लगाया है, बधियाकरण में उसको तकलीफ भी होगी, वो शायद और ज्यादा एग्रेसिव होकर लौटेगा और चप्पे चप्पे से वो वाकिफ होगा कि कहां से अब आने तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, जो आप कह रहे हैं, देखिए दरअसल हमने ये बात जो है बता रहे हैं, और ये बात जब हमने दिला देती है, लेकिन बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। बात अब आ गई है कि कुत्तों की जान या इंसान की जान, तो उस पर बहुत गंभीर मसला हो गया है ये। जी देखिए आसिफ बिल्कुल सही, लेकिन जो पशु प्रेमी हैं वह भी आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। उनको ऐसा लगता है कि इसको कुत्ते ने काट लिया तो उनका कहना होता है कि वो भूखा था, अगर आप उसको खाना खिला देते तो वो शायद आपको नहीं काटता। ये बहुत बचकाना सा जवाब होता है और इससे बहुत हंसी भी आती है कि अब ऐसा भी जो है पशु प्रेमी इस तरह की बातें करते हैं कि उनको खाने के नहीं मिलता है, लोग उनको पालते नहीं है। तो कितने लोग अभी यहाँ पर जो है, तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आंकड़ा है 20,000 से ज्यादा सड़क पे कुत्ते हैं, जो है आवारा कुत्ते हैं, और कई बच्चे भी जो है उनके हैं। अब कौन आदमी जो है उनको अपने घर में लेके जाएगा कि भाई मैं इनको अपने घर ले आता हूँ क्योंकि अभी मेरे बच्चे बाहर निकलेंगे या मेरी पत्नी बाहर निकलेगी या मैं निकलूंगा तो हमें काटना चालू कर देंगे, तो इससे अच्छा हम इन्हें घर पे ले आते हैं। वैसे आसिफ मैं आपको एक बात और बता दूं कि रेबिस फ्री सिटी 2022 में जो है इसका शुभारंभ हुआ था और कुछ शहर जो है इसमें चयनित हुए थे, रतलाम भी इसी में था। लेकिन अब देखिए कि 2022 में इसका योजना जो है आई थी, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत जो है कहीं नहीं हुई है, देखने के लिए नहीं मिला है, सब कागजों पे है। सब कागजों पे है साजिद, ठीक कहा आपने। बाकी रही बात मंत्री विधायकों की, तो वो तो चलते हैं देखिए गार्ड्स के साथ, गनर्स के साथ, उनके पास तो अमूमन आम आदमी भी नहीं फटक सकता, तो कुत्ते तो बहुत दूर की बात है। प्रमांशु जी, एक आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं आपसे। ये बड़े माननीयों को चिंता इसलिए नहीं सताती कि शायद ही उन्हें कभी किसी कुत्ते ने काटा हो? ये तो आप और हम जैसे आम आदमी हैं जिन्हें कुत्ते काट लेते हैं, और अगर रेबीज उसने लगाया भी है तो सर, अगर रेबीज लगा भी है तो भी कुत्ता अगर छाती पर चढ़ेगा
तो आदमी वैसे ही घबरा जाता है, और जो काट लेगा तो दर्द तो होता ही है। अब अगर प्लास्टिक की कोई चीज हाथ में घुस जाए, उससे भले ही टेटनस ना हो, लेकिन चुभन दर्द तो होती है ना सर। बिल्कुल। रेबीज मेन चीज क्या है, जो बड़े लोगों की बात अपन करें, नेता मंत्रियों की, इनके पास तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जहां प्रोग्राम होता है वहां नगर निगम का दल पहले ही वहां से कुत्तों को, आवारा जानवरों को हटा देता है। तो कभी उन वो समस्या से जूझे ही नहीं है लोग। आपने देखा होगा जहां भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है पहले ही वहां डॉग स्क्वाड और नगर निगम की पशुपालन विभाग की टीमें लग जाती हैं, जानवरों को हटा देती हैं। कभी वो अगर ये समस्या फेस करेंगे तो पता चलेगा कितनी गंभीर समस्या है, तब शायद और पता रही लगेगा। बात ठीक है सर, काटने- बाकी तो कुत्ते ये आम काटने- आदमी की समस्या है, लेकिन है बहुत बड़ी समस्या, बड़े लोगों को बहुत अमूमन नहीं जटिल सताती। समस्या है। और शायद इसी वजह से बड़े लोगों को चिंता भी नहीं सताती कि आम आदमी किन चीजों से जूझ रहा है। हाँ, ये जो तर्क है कि कुत्ता भूखा था इसलिए उसने इंसान को काट लिया, तो बड़ा तो फिर भी एक बार को चलिए इंजेक्शन लगा लेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे जब इनके शिकार होकर माँ की गोद से बिछड़ जाते हैं और मर जाते हैं जब छोटे बच्चे, तो फिर दिल बहुत दुखता है और सवाल उठता है कि इस समस्या का हल अब तक निकाला क्यों नहीं गया है, और क्यों बाध्य हैं चीजें, क्यों इन चीजों को लेकर इतनी लेट लतीफी हो रही है। हमने बहुत कुछ इस डिबेट में जानने की कोशिश की। धन्यवाद करता हूं अनिल सर, प्रमांशु जी, साजिद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।